वेलकम टू द साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन से। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें पहले एक ज़ीरोग्राफी है, यानी फोटोकॉपियर मशीन। इट इज़ अ मशीन विच इज़ यूज्ड टू कॉपी द डॉक्यूमेंट इन पेपर फॉर्म, यानी ये हार्ड फॉर्म होती है और पेपर से पेपर को प्रिंट करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electric charge spread out on the drum of aluminium coated with selenium। सेलेनियम के आगे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है फोटो कंडक्टर। दरअसल सेलेनियम फोटो कंडक्टर का मतलब है कि सेलेनियम एक ऐसी मेटल है जो एल्यूमिनियम के ऊपर कोट की गई है कि वो रोशनी में तो कंडक्ट करती है लेकिन डार्कनेस में बिहेव करती है एज अ इंसुलेटर, तो इसलिए इसको फोटो कंडक्टर लिखा गया। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो हम ये चार पार्ट हैं इसके। ग्लास स्क्रीन ऑन विच द पेपर इज प्लेस्ड, जैसा कि ये नज़र आ रही है यहाँ पे जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस वक्त। लेंस, ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है ये लेंस है। अ लैम्प एंड अ टोनर कार्ट्रिज, ये लैम्प और टोनर कार्ट्रिज है, ये वाली, ये पिंक वाली। यहाँ से इसका ऑपरेशन मैं अभी आपको समझाता हूँ। एन एल्यूमिनियम सिलेंडर विद सेलेनियम, यानी इसके ऊपर ये जो ब्राउन नजर आ रहा है ये सिलेंडर है और इस पे एल्यूमिनियम की कोटिंग हुई हुई है। कोटिंग की हुई है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हीटेड रूलर्स डिफ्यूज टू द इंक। अच्छा, ये हीटेड रूलर्स हैं, ये इंक को डिफ्यूज करते हैं। क्या मतलब है, जो पाउडर फॉर्म में इंक होती है वो। अब इसके ऊपर हमने सारा चार्ज फैला देना है पॉजिटिव इस सिलेंडर के ऊपर, ये जो जिसपे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब पेपर रखते हैं तो पेपर का साया इसके ऊपर बन जाता है। अब जब ये लैंप यहाँ पे मूव करेगा, ये लैंप जब मूव करेगा तो ऊपर पेपर से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा नीचे। जहाँ जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होकर पड़ेगी, सेलेनियम क्योंकि एक फोटो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो सारी जगह को न्यूट्रल कर देगा सिवाय उस जगह पे जहाँ अल्फाज का साया होगा। तो जहाँ जहाँ अल्फाज का साया होगा वहाँ वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो जब ये रूलर घूमेंगे तो इंक पाउडर को दिया जाता है नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ वहाँ इंक पाउडर चिपकेगा जहाँ जहाँ अल्फाज का साया था। जब ये हीटेड रूलर में से गुजरेंगे तो हीटेड रूलर उन पाउडर को पिघलाकर अल्फाज बना देंगे। इसीलिए फोटोकॉपी जब होती है तो पेपर शुरू में आपको गरम गरम महसूस होता है क्योंकि वो इन हीटेड रूलर से गुजर कर आया होता है। और इसको आप ये प्लेट के ज़रिए भी देख सकते हैं कि ये फोटो कंडक्टिंग प्लेट भी ऐसा करती हैं और इनमें भी ये फ्यूज़, रूलर और ये कोरोना वायर लगी होती है। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रिंट अ डिजिटल कलर इमेज ऑन पेपर, यानी ये डिजिटल अल्फाज को पेपर पे करता है। इसका प्रिंसिपल भी वही है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और वो कैसे है वो मैं भी यहाँ पे आपको समझाता भी हूँ। और कंस्ट्रक्शन में देखते हैं इसके ये मेन पार्ट है। ये पंप है जो इंक को यहाँ से खींचेगा और ये इसको देगा पंप नोजल को, और नोजल उसको ऐसे ड्रॉपलेट्स की सूरत में कन्वर्ट करेगी। और ये करैक्टर सिग्नल है, यानी जब करैक्टर चाहिए होंगे हमें तो ये आप देख सकते हैं ये अल्ट्रासोनिक और कंट्रोल भी है, एसी बैटरी लगी हुई है और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। ये डिफ्लेक्शन के लिए काम आएंगे, एक तरह से कैपेसिटर ही आप कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं ये। अब आप यहाँ से देख सकते हैं गौर से कि इंक, पहला पॉइंट ये है कि इंक पंप ने इंक को नोजल को दिया और नोजल ने क्या किया कि सारी इंक को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आपको अल्फाज चाहिए तो चार्जिंग प्लेट को सिग्नल दिया गया और उन्होंने इनको चार्ज कर दिया। जैसे कि ये पिंक नज़र आ रही है, ये देखें ये कलर भी चेंज कर रही है यहाँ पे, तो इनको चार्ज कर दिया। और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जब अल्फाज चाहिए होंगे वो उनको अल्फाज के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देगी, जैसा कि ये ई बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी जो इजाफी जहाँ पे हमें गैप चाहिए और हमें नहीं चाहिए वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अल्फाज, तो वो जो इंक है वो वाले इंक ड्रॉप चार्ज नहीं होंगे और वो गटर के ज़रिए वापस इंक पॉट में चले जाएंगे। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है और इसकी मज़ीद भी 3 एप्लीकेशंस को देखते हैं। वेंडी ग्राफ जनरेटर, तो वेंडी ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसमें कन्वेयर एक बेल्ट होती है जिस पे चार्जेस मूव करते हैं और ये मेटल फेस होता है कंडक्टर। तो ये मेटल जो है इस पे ये हाई चार्ज प्रोड्यूस कर देता है और फिर जहाँ एक्सपेरिमेंट में हमें ये चाहिए होता है वहाँ पे हम ये हाई चार्ज, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को
प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसमें 2 गोल्ड के लीव्स लगे होते हैं और ऊपर डिस्क होती है। अब हमें जानना है, फर्ज करें कि हमने एक चार्जिंग कैपेसिटर लिया, हमने कैपेसिटर को इस प्लेट के करीब लाना है। ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगी, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो नीचे जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगे। अगर लीव्स नीचे डाइवर्ज करें तो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, और अगर लीव यहाँ पर कन्वर्ज कर गए तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर। तो यहाँ दे द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज, यानी जो भी वोल्टेज आपने इस प्लेट को दिया होगा वही प्लेट यहाँ पे उसको जनरेट करेगी। तीसरा है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन, यानी आप कहते हैं कि हम जो थंडरस्टॉर्म जनरेट करते हैं, कैसे, फिल्मों के लिए, ड्रामों के लिए, या आर्टिफिशियल थंडरस्टॉर्म जो जनरेट किया जाता है वो इस तरह किया जाता है। ये नेगेटिव क्लाउड है और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज छोड़े जाते हैं। जब आपस में स्पेस में ये स्पेस चार्ज है ये मिलता है तो इस तरह ये हाई चार्ज स्पाइक, एक जैसे बिजली कड़कती है, हाई चार्ज स्पाइक का मतलब जैसे बिजली कड़कती है, ये वैसे हाई वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे और बिजली कड़कती हुई हमें नजर आती है। नेक्स्ट जी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस जो किसी एरिया से गुजरती हैं उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है और वो है मैथमेटिकल डेफिनेशन, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। जब डॉट है तो फिर यहाँ कॉस आएगा, क्योंकि हमें यहाँ से बताना है, ये देखें ये वेक्टर एरिया इसके पैरेलल है और प्लेन एरिया परपेंडिकुलर है। अच्छा, वेक्टर एरिया को निकालने एक तो ये है कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी उंगलियां ट्विस्ट कर दें। तो उंगलियां ट्विस्ट कर दें तो अंगूठे का जो निशान होगा वो आपको बताएगा कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर है। और अगर ये तो रूल है, और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी प्लेन में इमेजिनरी कील लगा दें, वो जो इमेजिनरी कील का हेड होगा वही वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। इस वक्त ये वेक्टर एरिया पैरेलल है और प्लेन एरिया जो है ये परपेंडिकुलर बोलेंगे हम, और क्योंकि ये पैरेलल है तो cos 0 है, cos 0 यहाँ पे क्या होगा जी, cos 0 1 होता है, तो ये मैक्सिमम देगा। और इसी तरह ये कोई भी 45, 30, 60 डिग्री का एंगल बन सकता है तो उसी के लिहाज से ये वैल्यू देगा। और यहाँ पे ये मिनिमम का केस है, यहाँ वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो गया, ये देखें ये 90 डिग्री लिखा है, तो cos 90 क्या होगा 0। तो इस केस में फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, तो हमने तो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा ही नहीं, हमने तो प्लेन से सीखा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्फीयर को ऐसे छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल जो है उसका आपने देखा कि फुटबॉल का जो एक पैच है वो ऑलमोस्ट प्लेन होता है, वो कोई स्फीयर नहीं होता। तो यही हमने किया, यहाँ पे इसका वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइन देखें पैरेलल है और सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। तो ये देखें हम इसको सारे को डिवाइड करते हैं तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा N, और हर एक पैच से फ्लक्स अलग अलग लिख लेते हैं और फिर इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें E पर हमने 1 हटा दिया, यहाँ पे भी E है, ये E डेल्टा A2 है, E डॉट डेल्टा A3 है, क्योंकि चार्ज एक है ना और वो भी सेंटर पे है स्फीयर के, तो इसलिए हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब यहाँ पे E को कॉमन ले लिया और ये जो डेल्टा A1 से लेके डेल्टा N तक का एरिया ये पूरे स्फीयर का एरिया बन गया, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये E की वैल्यू लगाई KQ ओवर आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया थ्रू द स्फीयर। तो ये स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। तो अगर किसी स्फीयर में से निकालेंगे तो इस फार्मूले से। बहुत ही अहम लॉ है आगे हमारे पास जिसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ, और इसको ये मोर जनरल लॉ भी कहलाता है। अगर हम कंपैरिजन करें कूलम्स लॉ का और गॉसेस लॉ का, तो गॉसेस लॉ एक जनरल लॉ है, असल में हम गॉसेस लॉ से कूलम लॉ की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये मोर जनरल लॉ है। इसकी स्टेटमेंट है, स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी ये चीज कोई भी इरेगुलर शेप है उसमें n चार्जेस हैं, ठीक है, और वो चार्जेस के अंदर जितने भी जो चार्जेस हैं वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द फ्लक्स के बराबर होंगे।
तो आप ये देख सकते हैं। और इसको हम आगे भी मैथमेटिकली भी कंडीशंस क्या है, सरफेस मस्ट बी क्लोज, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए पता होना चाहिए, सरफेस मस्ट बी पास थ्रू अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। हमने एक सरफेस बनानी है जो उस पॉइंट से गुजरे जहां जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और उस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसको देखते हैं आगे। द चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस, तो इनसाइड द सरफेस ही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूस, द लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द डिस्क्रीट चार्जेस, तो ये कंटिन्यूटी है चार्जेस में, यानी बगैर किसी रुकावट के चार्जेस अंदर फिक्स किए गए हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है, इट इज अ इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, यानी है क्लोज और किसी भी शेप की हो सकती है। तो ये गॉसियन सरफेस बनाई उस पॉइंट के गिर्द जाती है जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये 1/ε टाइम्स इनटू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो ये फार्मूला आ गया गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। अब ये बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और ये जो क्यू अंदर लिखा हुआ है इसका असल में मकसद ये है कि यहाँ होना चाहिए था चार्ज, लेकिन यहाँ नहीं है। ये क्यू प्लस जो है असल में ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि चार्ज यहाँ होना चाहिए था। और ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, डॉटेड दायरा, दरअसल ये गॉसियन सरफेस है, क्योंकि हमने सेंटर पे चार्ज निकालना है। तो अब सेंटर पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर कोई फ्लक्स भी डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो चार्ज भी जीरो, फ्लक्स भी जीरो, लेकिन एरिया तो जीरो नहीं है ना। ई डॉट ए हम करते हैं फ्लक्स के लिए, तो एरिया तो जीरो नहीं है। चार्ज अगर जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो हुआ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, अब एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है और हमने उसका एक फाइनाइट पीस लिया, जैसा कि ये रेड चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, और उसमें से ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस गुजार दी, और ये ही गॉसियन सरफेस है यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस की 3 हिस्से हैं, ये वाला फेस 1 है, ये वाला फेस 2 है, और ये गोल फेस 3 है। तो फेस 1 और फेस 2 आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हैं। ये देखें, ये ब्लू लाइन उस तरफ और ये इसके वेक्टर एरिया के इस तरफ, यानी 1 और 2 का जो वेक्टर एरिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, जबकि जो 3 वाला एरिया होगा, जो 3 गोल सरफेस है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए यहां से फ्लक्स जीरो होगा। तो इसको कैलकुलेशन में भी देखते हैं, देखें तो ये 3 सरफेस है, तो 3 फ्लक्स होने चाहिए, नजर आ रहे हैं हमें। तो लेकिन मैंने आपको बताया ये 3 वाला जो है ये जीरो होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। तो एक फ्लक्स 1 की वजह से, एक फ्लक्स 2 की वजह से, तो ये 2EA हो गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे लगानी है। तो पहले ये देखते हैं जी, ये हमारे पास E है, तो E तो हमारे पास ये आ गया ना E, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दरअसल हमने यहाँ पे जो पुट की है E एप्सिलॉन ओवर E नॉट। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है x सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो ये दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को हमने, और तो ये 2EA एप्सिलॉन और A ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गया। A से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास ये फार्मूला बच गया, और इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा तो n यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब इसी तरह पहले एक शीट थी, अब 2 शीट्स हैं। जब 2 शीट्स हैं तो ये देखें, ये स्क्वायर शेप में गॉसियन सरफेस जो डॉटेड आपको नजर आ रही है ये लगा दी। अब इसकी ये जो 2 साइडें हैं, एक ये और एक ये परपेंडिकुलर साइड हैं, और ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो इसकी 4 साइड्स हैं। तो याद रखिए कि सिर्फ EA इन 2 साइडों से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें डिटेक्ट हो रही है। अब आप जरा खुद सोचें कि ये एक प्लेट थी, लेकिन ये तो 2 प्लेट्स हैं, ये भी इन्फिनिट प्लेट थी एक, ये 2 इन्फिनिट प्लेट हैं जो मिलके कैपेसिटर बना रही है। तो एक प्लेट की वजह से फील्ड क्या थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट 2, तो ये 2 हो गई, तो फील्ड डबल हो गई। तो फील्ड डबल हो गई तो 2 से कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास जो है इसका वेक्टर फॉर्म आ गई। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इनकी एप्लीकेशन थी, और ये मैंने शॉर्ट वे दिया इसको ड्रॉ करने का।
नेक्स्ट जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम कहना बहुत जरूरी होगा क्योंकि हम चार्ज को मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, जबकि हमने शुरू में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो चार्ज की स्टडी है जब चार्ज रेस्ट पे हो, तो रेस्ट का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम कहने से हमारा जो मकसद होगा वो असल में यही मकसद है कि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये वो फील्ड पॉइंट है, देखें कि कहीं से भी उठा के ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए। तो 2 पॉइंट हो गए ए और बी, तो ये एनर्जी भी हो गई, तो यू बी माइनस यू ए इसको हमने वर्क कह दिया। तो डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, और यहाँ से ये वर्क डन भी निकाल लिया आपने। तो यूनिट क्या हुए इसके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज जॉल पर कूलम, और जॉल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं, तो ये वोल्ट की डेफिनेशन भी है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल 1 कूलम चार्ज। यानी अगर हमने 1 जॉल वर्क किया 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए बी के दरमियान, 1 वोल्ट। और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट वोल्ट है, बेसिक यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, यानी ये चीज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। और इसके यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप वोल्ट की वैल्यू लगा दें तो आप न्यूटन पर कूलम तक पहुंच सकते हैं। तो वोल्ट की वैल्यू ऊपर दी गई है जॉल पर कूलम, यहाँ पे जॉल पर कूलम लगाएंगे तो न्यूटन पर कूलम बनता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये जरा गौर से देखें, ये बैटरी है हमारे पास 1.6 वोल्ट की, और ये इस तरह फिर हमें चार्ज प्रोवाइड करती है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस भी फ्लो नहीं होंगे, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है जी। और ये पोटेंशियल और चार्जेस हम कहते हैं ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल आप पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं और लो पोटेंशियल आप नेगेटिव चार्ज को कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक और चीज का पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। अब इसकी 3 एप्लीकेशन है। ईसीजी, तो ईसीजी क्या है, इट मॉनिटर्स द electrical activity in heart. It is a test monitor the electrical activity of heart. An electrogram is one of the simplest and fastest test used to evaluate the heart. दरअसल अल्लाह पाक ने दिल की दीवारों के ऊपर एक ऐसा जो है वो मटेरियल लगाया है कि जब दिल इस तरह धड़कता है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इसीलिए 6 टर्मिनल दिल के इर्द गिर्द लगा दिए जाते हैं या उन वेन्स पे लगा दिए जाते हैं बाज दफा जहां पे दिल की धड़कन ज्यादा डिटेक्ट होती है। तो इस तरह वो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं और आपको दिल की हालत बता देते हैं कि दिल कहीं कमजोर तो नहीं है, कहीं कमजोरी के साथ तो नहीं धड़क रहा। तो स्किन के ऊपर ही वो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और ये 6 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको अमूमन V1, V2, V3, V4, V5, V6 से जाहिर किया जाता है। ERG, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी measures the electrical response of various cells types in the retina, यानी हमारी रेटिना से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं जिसको हम डिटेक्ट करके जो है वो अपनी आंख की कमजोरी, सेल सेहतमंद होने का सारा पता लगा लेते हैं। और इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्निया। कैसे? ऐसे। ये एक वो डिजिटल मशीन है और ये देखेंगे इसके जरिए टेस्ट किया जा रहा है कॉर्निया का, और यहाँ से ये डिजिटली आपको बताएगी कि कॉर्निया से सिग्नल ठीक आ रहे हैं, रेटिना से सिग्नल ठीक, अगर सिग्नल ठीक आ रहे हैं तो आंख ठीक है, अगर सिग्नल में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को
मॉनिटर करता है। स्काल्प पे हमारे एक बहुत ज़्यादा टर्मिनल वाली कैप पहना दी जाती है। दरअसल हमारी बॉडी में 3 मिली वोल्ट का सिग्नल ट्रेवल करता है न्यूरॉन्स के ज़रिए। तो ये न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्काल्प के ऊपर से कैप्चर करते हैं इस तरह, और फिर ये ग्राफ बनाते हैं। तो इन ग्राफ से हमें पता लगता है कि ब्रेन की असल हालत क्या चल रही है। तो ये वो ग्राफ होते हैं जो ग्राफ, और ये इस तरह ये बहुत सारे टर्मिनल इसमें लगे होते हैं। आपने इसमें देखा डायग्राम में कि दिमाग भी दिखाया गया क्योंकि न्यूरॉन्स यहाँ 3 मिली वोल्ट का सिग्नल छोड़ रहे हैं।